फॉर्च्यूनर, सफारी, स्कॉर्पियो एंड थार। क्या आप जानते हैं इन सभी गाड़ियों में कॉमन क्या है? हाँ, ये सभी की सभी एसयूवी हैं। इनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और ये ऑफ रोड पर बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं और इनके अंदर स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन एक बात और है जो इन बच एसयूवीज के अंदर कॉमन है और वो है इनके ओनर्स। आपकी कार का प्राइस कितना होगा वो आपकी अर्निंग पे डिपेंड करता है, लेकिन आप किस टाइप की कार को पसंद करते हैं ये आपकी पर्सनैलिटी और प्रोफेशन पर डिपेंड करता है। इंडिया में वर्किंग प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के पास आपको मोस्टली सिडैन, हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी ही देखने को मिलेगी। लेकिन आज की डेट में पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और बिल्डर्स वगैरह बड़ी एसयूवी लेते हुए दिखाई देते हैं ताकि वो अपनी डोमिनेटिंग इमेज को इंडियन रोड्स पर भी प्रोजेक्ट कर सकें। और ऐसी भौकाली टाइप एसयूवी की लिस्ट में स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर सबसे टॉप पर आती है। लेकिन आफ्टर कोविड पिछले कुछ समय में इस लिस्ट में एक नया गैंग लीडर भी जुड़ गया है, यानी कि लैंड रोवर डिफेंडर। डिफेंडर के अलावा भी टोयोटा लैंड क्रूजर, मर्सिडीज जी वैगन वगैरह भी नए शामिल हुए हैं इस लिस्ट में। लेकिन इन गाड़ियों की बात हम कभी और करेंगे। लेकिन डिफेंडर की बात आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कार राइट अवे लग्जरी नहीं है। हाँ, लेकिन ये गाड़ी लग्जरी सेगमेंट में फॉल जरूर होती है, लेकिन जब आप लैंड रोवर की बाकी गाड़ियों से कंपेयर करते हैं तो ये उस लेवल की लग्जरी नहीं देती है। लेकिन फिर भी ये पॉलिटिशियंस के बीच में धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। जैसे कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन के पास डिफेंडर है। इसके अलावा संजय राउत, सनी देओल, राज ठाकरे और विजय वसंत जैसे पॉलिटिशियन के पास भी डिफेंडर है। और सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, रवि तेजा और सुनील शेट्टी के पास भी डिफेंडर है। और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी भी अपनी कलेक्शन के अंदर लैंड रोवर डिफेंडर को रखते हैं। एसयूवी साइज में बड़ी होने के कारण पार्किंग स्पेस में ज्यादा जगह लेती है और इनकी माइलेज भी पुअर होती है, लेकिन ये ज्यादा सिक्योर भी होती है और बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। और अक्सर इस टाइप की कार को ज्यादा लोग इसलिए खरीदते हैं जो ऑन द रोड ज्यादा डोमिनेटिंग और पावरफुल दिखना चाहते हैं। लेकिन इस गेम में डिफेंडर की एंट्री कैसे हुई? कैसे डिफेंडर जो एक पावरफुल ऑफ रोडर है वो कैसे इंडिया के अंदर स्टेटस एसयूवी बन पाई? और इसके अंदर वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो फॉर्च्यूनर और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों से इसे बहुत ही ज्यादा आगे प्लेस करती है? हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये डिफेंडर आखिरकार ओरिजिनेट कैसे हुई। डिफेंडर की हिस्ट्री को हम दो भाग में समझेंगे, जिसमें सबसे पहला भाग ये है कि कैसे डिफेंडर दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफ रोडर एसयूवी बन पाई। डिफेंडर की कहानी शुरू होती है 1948 में, जब वर्ल्ड वॉर के कारण रोवर कंपनी के व्हीकल्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा गिर गई। जबकि रोवर कंपनी बनाती थी लग्जरी कार्स को और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से लोगों की जेब में पैसे नहीं थे यूके के अंदर, और इसीलिए रोवर कंपनी ने अमेरिका की विलिस जीप से इंस्पायर होकर पहली लैंड रोवर लॉन्च करी, जो कि एग्रीकल्चर पे फोकस 4 व्हील ड्राइव ट्रक था। और इसे स्ट्रक्चरल मजबूती देने के लिए इसके फ्रेम में स्टील और बॉडी में एल्यूमिनियम का यूज किया गया था, और वो भी उस टाइम पर। और यहीं से लैंड रोवर सीरीज 1 का जन्म हुआ। कंपनी ने इसके व्हील बेस, डोर काउंट्स और बॉडी स्टाइल बेसिस पर कई कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर लॉन्च किया था, जैसे कि 2 और 4 डोर्स ऑफ रोड व्हीकल और 2 डोर पिकअप ट्रक वगैरह। फिर 1949 में कंपनी ने 7 सीटर स्टेशन वैगन को लॉन्च कर दिया, जो कि कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट एक्सपेंशन था। लैंड रोवर सीरीज 1 के 10 साल बाद ही सीरीज 2 लॉन्च कर दी गई। एंड सेम एज सीरीज 1 से सीरीज 2 के अंदर भी कंपनी ने प्रैक्टिकलिटी के ऊपर पूरा ध्यान दिया था, और डोर कार्ड्स और साइड मिरर्स के अलावा उन्होंने एक्सटीरियर में कोई भी चेंजेस नहीं किए थे। फिर इसके बाद 1971 में लॉन्च हुई सीरीज 3 और वो 1995 तक चली। सीरीज 3 में जो मेजर चेंजेस लैंड रोवर ने करे थे वो था V8 इंजन का इंट्रोडक्शन, क्योंकि इससे पहले कंपनी 4 या 6 सिलेंडर इंजन ही यूज करती थी। लेकिन 1979 में लैंड रोवर ने 3.5 लीटर V8 पेट्रोल इंजन भी इस गाड़ी के अंदर डाल दिया, और ये प्रोड्यूस करता था 91 हॉर्स पावर, जो उस टाइम के लिए काफी ठीक था। सीरीज 1 से लेकर सीरीज 3 तक कंपनी ने व्हीकल की लेंथ में और इंजन साइज में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट किए, ताकि ये गाड़ी एज अ कमर्शियल व्हीकल भी ढंग से यूज करी जा सके। ये गाड़ी इतनी ज्यादा रगेड और कैपेबल थी कि 1949 से ही ब्रिटिश आर्मी लैंड रोवर के इस व्हीकल का यूज करती आ रही थी। और ब्रिटिश आर्मी के अलावा अल्बेनियन, इटालियन और ऑस्ट्रेलियन आर्मी भी लैंड रोवर के व्हीकल का ही यूज कर रही थी। और देखते ही देखते आर्मी और अदर कमर्शियल यूज के लिए इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा, और इसी वजह से लैंड रोवर के इस व्हीकल की इमेज एक पक्के ऑफ रोडर के तरीके से लोगों के सामने आई।
और लैंड रोवर जो कि रोवर कंपनी की सिर्फ एक व्हीकल सीरीज थी, वो खुद में इतना बड़ा ब्रांड बन चुकी थी कि 1979 में कंपनी का नाम ही लैंड रोवर रख दिया गया। 1983 में कंपनी ने 3 सीरीज के सक्सेसर के रूप में कंपनी ने लैंड रोवर 90 और 110 मॉडल को लॉन्च किया था, लेकिन इसके एक्सटीरियर में कुछ फुल लेंथ बोनट्स, रिवाइज ग्रिल और फिटिंग व्हील आर्चेस जैसे कुछ ही चेंजेस किए गए थे, जिसके चलते न्यू मॉडल्स को 3 सीरीज से डिफरेंशिएट किया जा सकता था। लेकिन 90 और 110 मॉडल अपने प्रीसेसर से काफी ज्यादा मॉडर्न थे, क्योंकि जहां पुराने मॉडल्स के अंदर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आते थे, वहीं न्यू मॉडल्स के अंदर पहली बार कॉइल ओवर सस्पेंशन प्रोवाइड किया गया था, जिससे कि एक्सल आर्टिकुलेशन इंप्रूव होती है और ओवरऑल राइड क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही साथ स्प्लिट विंड स्क्रीन की जगह अब 1 पीस विंड स्क्रीन और पहले से ज्यादा मॉडर्न और पावरफुल इंजन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इस गाड़ी के अंदर लैंड रोवर सीरीज के अंदर लगातार नए नए इंटीग्रेशन आए जा रहे थे और इसे लगातार एडवांस बनाया जा रहा था, लेकिन अभी तक भी ये गाड़ी डिफेंडर नहीं बनी थी। डिफेंडर का नाम उसको 1990 में मिला था और इसके अंदर 3 मॉडल फिर से लॉन्च किए गए थे, यानी कि 90, 110 और 130, यानी कि इनकी लेंथ अलग अलग थी, इसलिए 90, 110 और 130 नाम रखा गया था। 1990 में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि मॉडर्न इंजन को भी इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि अब लैंड रोवर को फोर्ड ने एक्वायर कर लिया था और इसके कारण डिफेंडर में 2.2, 2.4, 2.5 लीटर के टर्बो डीजल इंजन को भी इंट्रोड्यूस किया गया और इसके अलावा जैगवार का 5 लीटर का AJ-V8 सुपरचार्ज इंजन भी इस गाड़ी के अंदर दिया जाने लगा। और अब इन न्यू इंजन्स के दम पर डिफेंडर इजीली हाई स्पीड्स पर क्रूज कर सकती थी और इकोनॉमिकल होते हुए भी हैवी लोड्स को हिल्स वगैरह पर आराम से खींच सकती थी। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे ज्यादा कमाल की बात थी वो ये थी कि एक तरफ लैंड रोवर कंपनी अपनी सारी कार्स को नए अवतार के अंदर लॉन्च करे जा रही थी विद ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी और बहुत ही ज्यादा नए टाइप्स के इंजन्स के साथ, लेकिन डिफेंडर के मामले में हमें बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला और एक टाइम पर तो ऐसा लगना बंद हो गया था कि रेंज रोवर और डिस्कवरी वगैरह डिफेंडर के साथ कोई रिश्ता भी रखती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 1990 से लेकर 2060 डिफेंडर के अंदर कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिला एक्सेप्ट इंजन अपडेट्स। लेकिन फिर 2016 में लैंड रोवर ने डिफेंडर को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि 2015 में इम्प्लीमेंट किए गए न्यू पेडेस्ट्रियन क्रैश सेफ्टी रेगुलेशन को ये फुलफिल नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा डिफेंडर यूएस सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पर भी पूरी तरीके से खरी नहीं उतर पा रही थी। खैर, नई डिफेंडर 2020 में लॉन्च की गई और इसको फिर से 3 साइजेस में लॉन्च किया गया, यानी कि 90, 110 और 130। लेकिन लैंड रोवर ने इस बार इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए थे और सारे चेंजेस इस बात पर फोकस थे कि ये गाड़ी अब मार्केट में दिखाई दे। लैंड रोवर ने 1997 में नॉर्थ अमेरिका के अंदर कैब्स और पिकअप्स जैसे स्पेसिफिकेशन वाली यूटिलिटी व्हीकल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया था, जिसके बाद वो वहां पर डिस्कवरी, फ्रीलैंडर और रेंज रोवर जैसी मॉडल लेकर आए जो कि लग्जरी सेगमेंट में प्लेस करे गए थे। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि लग्जरी सेगमेंट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं, और सेम यही स्ट्रेटेजी उन्होंने डिफेंडर के साथ भी अपनाई, जिसके अंदर उन्होंने पिकअप, कैब्स और स्टेशन वैगन जैसे मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया और सिर्फ एसयूवीज पर फोकस किया। लैंड रोवर ने पावर, टेरेन, ट्रिम लेवल और एडिशंस के बेसिस पर डिफेंडर के कई मॉडल्स को लॉन्च किया और लैंड रोवर की यही स्ट्रेटेजी काम कर गई, जो कि लैंड रोवर की ओवरऑल सेल्स में भी हमें पता लगती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दिसंबर 2022 में लैंड रोवर के टोटल ऑर्डर्स में 2,14,000 का बैकलॉग लगा हुआ था, और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह थी कि लैंड रोवर के इस टोटल बैकलॉग के अंदर 74% कंट्रीब्यूशन तो डिफेंडर का ही था। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो अक्टूबर 2020 लैंड रोवर ने डिफेंडर 90 और 110 मॉडल को इंडिया के अंदर लॉन्च करा था, और इन दोनों ही मॉडल्स की सक्सेस को देखते हुए उन्होंने इंडिया के अंदर लैंड रोवर 130 को भी लॉन्च कर दिया है। डिफेंडर आते ही इंडिया के अंदर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी रोड प्रेजेंस वाली कार बन के उभरी है, और ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि डिफेंडर इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पसंद करी जाती है। और अगर हम इंडिया के अंदर रुतबे वाली गाड़ियों की बात करें तो थार, बोलेरो, टाटा सफारी और स्कॉर्पियो, इन सभी गाड़ियों के अंदर फॉर्च्यूनर टॉप पे आती है। और अगर हम इन सभी गाड़ियों के अंदर कुछ कॉमन ट्रीट्स देखें तो ये सभी प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ही तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग प्रोवाइड कराती हैं। ये सभी की सभी एग्रेसिव लुक्स के साथ आती हैं, ये ह्यूज रोड प्रेजेंस देती हैं और इनके ड्राइवर्स काफी ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पर बैठते हैं, जो कि इनको पावरफुल फील कराती है। और अगर आप डिफेंडर को देखें तो इन सभी चेक पॉइंट्स को वो आसानी से पूरा कर लेती है।
लेकिन इन बातों के साथ आती है इसकी एक्सक्लूसिविटी, जो कि इसको इंडिया के अंदर भौकाल कार्स के अंदर टॉप पे पहुंचा देती है। क्योंकि इंडिया के अंदर हाउस होल्ड इनकम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे इंडियंस की परचेजिंग पावर भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और अब हर इंसान सोसाइटी के अंदर सबसे ऊपर एज अ लीडर दिखना चाहता है और वो अपने आप को पावरफुल और एक्सक्लूसिव दिखाने की कोशिश करता है और इसके लिए वो ऐसे व्हीकल्स को चूज करता है जो ज्यादा एक्सक्लूसिव और सोसाइटी में इनका स्टेटस सिंबल बनाने में मदद करता हो। कुछ इंडियंस फॉर्च्यूनर के ऊपर जाकर डिफेंडर को ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डिफेंडर के साथ लैंड रोवर की ब्रांड एक्सक्लूसिविटी भी आती है, तो इसी कारण से आपको इसके बेस वेरिएंट के लिए भी फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल से 80% ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और यही वो सारे रीजंस है जिसके कारण डिफेंडर एक हद से ज्यादा केपेबल एसयूवी बन पाई और मोर रगेड देन लग्जरी एसयूवी होने के बावजूद भी इंडिया के पावरफुल लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं।